सेलुलर जेल क्यों रखा गया? लॉट्स ऑफ सेल्स के वजह से गया, तो यहाँ से उनका बच के जाना नामुमकिन था, उनका मौत यहाँ पे निश्चित था। लेकिन टाइम चलते चलते लोगों ने इसको काला पानी बनाया। वो लोग कितना स्ट्रगल किए थे, उनको उन बच्चों को जरूर बताइए ताकि उनको ये एहसास रहे। और दूसरी चीज, अंडमान से जाने से पहले अंडमान को साफ सुथरा रखिए और पूरे भारत को भी साफ सुथरा रखिए। ओके, थैंक यू। यहाँ पे सेफली भारत माता की जय। तो देखिए, इस जेल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया 1893 में और कंप्लीट किया गया 1906 में, 1906 में। यानी कि तकरीबन 13 साल का वक्त लगा था इस जेल को बनने के लिए। और इस जेल को एक स्टारफिश का मॉडल में बनवाया गया। स्टारफिश इन द सेंस, आप लोग देख पाएगा मेरे हाथ की ओर, देखिए एक सेंट्रल टावर जिसके साथ ऐसे पूरे 7 विंग्स को जोड़ा गया। तो टोटल इसमें 7 विंग्स था, जिनमें से विंग्स जिस तरीके से वो लोगों ने बनाया गया उस दौरान एक विंग का फ्रंट पोर्शन था और दूसरे का बैक पोर्शन हुआ करता था। यानी कि एक विंग के अंदर जो मौजूद है वो लोग दूसरे को देख ना पाए, उस हिसाब से उन दिनों इस जेल को बनवाया गया। तो जेल बनते वक्त इसके अंदर टोटल 693 रूम्स हुआ करता था और सभी रूम जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थे, यानी कि एक रूम के अंदर एक ही कैदी को रखते थे। 7 विंग्स उन दिनों था। ये जो 7 विंग बनाने के लिए जितनी भी ब्रिक्स वगैरह यूज हुआ, ये सारे अपने कोस्टल एरियाज पर फ्रीडम फाइटर्स के ही थ्रू बनाया गया। लेकिन इसमें जो आयरन बार्स, लॉकिंग सिस्टम, ग्रिल, डोर, ये सारी चीज जो है उन दिनों बर्मा से भी यहाँ पे लाया गया। तो उस दौरान इसके अंदर टोटल 7 विंग्स थे, लेकिन आज आप लोग इस जेल के अंदर देख पाएगा सिर्फ 3 विंग्स, जिनमें से 2 पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, बाकी के 1 विंग जो है इसके पीछे की ओर मौजूद है। तो 7 में से बाकी के 4 विंग्स जो वो टूट चुका है। टूटने के भी बहुत सारे कारण है, जैसे कि अर्थक्वेक 1941 में जो भूकंप आई थी उस पर इसकी कुछ हिस्सा डैमेज हुआ। फिर 42 से 45 जापानीज मूवमेंट था, उस दौरान भी बहुत सारे विंग्स के कुछ हिस्से डैमेज वगैरह हुई और उस लोग ब्रिक्स को भी रीयूटिलाइज किया गया। देन इंडिपेंडेंट हुई। इंडिपेंडेंट के बाद 1964 चलते चलते जब यहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह हुई तो हॉस्पिटल की जरूरत थी। तो इंडियन गवर्नमेंट पीछे की ओर जो विंग्स जो डैमेज स्टेज में था उस एरिया को टोटली क्लियर करते हुए वहां पे एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया, जिसका नाम है जीबी पंत हॉस्पिटल, गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से आज हमारे पास 7 में से सिर्फ 3 विंग्स बचा हुआ, बाकी के 4 पूरे के पूरे टूट चुके हैं। इन 4 रूम को बोलते हैं कंडम सेल्स। वैसे कंडम सेल्स खास उन कैदियों के लिए बनाया गया था जिनको ब्रिटिश के द्वारा अगर फांसी का सजा सुनाया गया तो आखिरी के वक्त यहाँ पे रखा जाएगा। प्लेस फॉर लास्ट राइट्स या फिर प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल्स कहते हुए उन दिनों यहाँ पे जिनको लाया जाएगा सबसे पहले उनको लास्ट बात वगैरह कराया जाएगा, उसके बाद उनसे आखिरी इच्छा पूछी जाती थी। ये आखिरी इच्छा क्या होता है कि मरने के बाद उनके बॉडी को इस धर्म के हिसाब से क्रियाक्रम किया जाए। उसके बाद ठीक सामने फांसी घर की ओर। तो अभी हम जहाँ पे मौजूद है इस जेल का नंबर 1 और 7 विंग का बीच का हिस्सा है। तो उससे पहले देखिए, ये जो 2 ब्लॉक आप देख पा रहे हैं, ये दोनों ब्लॉक यहाँ का किचन और स्टोर रूम के हिसाब से उन दिनों ब्रिटिश द्वारा यहाँ पे यूज करते थे। तो किचन और स्टोर रूम के बाजू में यहाँ पे फांसी घर है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो फांसी घर जिस तरीके से बनवाया गया आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ वुडन स्ट्रक्चर इसको बाद में किया गया, रिनोवेट किया गया। तो इस पे अभी आप लोग क्या क्या चीजें ओरिजिनल देख पाएगा। देखिए, इसके सामने की ओर एक छोटा सा डोर है। डोर से जब आप अंदर की ओर देखोगे तो नीचे की ओर जो प्लेटफॉर्म दिखेगा, प्लेटफॉर्म उस पर ओरिजिनल है। उस प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप लोग देख पाएगा बीच के हिस्से में एक ट्रैप डोर जो नीचे की तरफ ऐसे खुलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ा सा आयरन लीवर और ऊपर का बीम, इतनी सारे चीज आप देख सकते हो। लेकिन इनमें जो 3 रस्से अभी मौजूद है, तीनों रस्सों को बदला गया है। रस्सों पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देख पाएगा उन रस्सों के बीच में एक छोटा सा आयरन रिंग है। तो बेसिकली ये किस लिए होता था, जैसे लीवर को खींचोगे तो ट्रैप डोर नीचे की तरफ ऐसे खुल जाएगा। जो भी ऊपर खड़ा हुआ क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हैंग होगा। हैंग होते हुए एज सून एज पॉसिबल स्लिप करने के लिए और स्पाइनल कोड को तोड़ने के लिए था आयरन रिंग्स। ये जो वर्कशॉप आप देख पा रहे हैं, इसका फाउंडेशन वही है, जगह वही है, खाली इनमें जो चेंजेस लाए गए जैसे कि नीचे की और फ्लोरिंग, साइड की लकड़ियाँ, ऊपर के शीट, ये सब टाइम चलते बदला गया है।
तो जैसे ही आप लोगों ने अंदर आया, पहला स्पॉट ये जो देख पा रहा है, ये है ऑयल मिल। ये ओरिजिनल है। ब्रिटिश रूल के हिसाब से जिस किसी भी कैदी को ऑयल मिल में काम देता है, इनको पर डे 30 पाउंड कोकोनट ऑयल और 10 पाउंड जो है सरसों के तेल निकालना होता है। तो देखिए, जेल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत किस्म के पनिशमेंट्स उन दिनों फ्रीडम फाइटर्स को देते थे। उनमें से एक था नारियल के तेल निकालना, दूसरा नारियल के रस्से बनाना। नारियल के रस्से बनाने के लिए बेसिकली क्या करता है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है नारियल का छिलका। नॉर्मली नारियल को किसी नोकीले चीज में मारना होगा, इससे क्या होगा, इसका छिलका बनता है। इन छिलकों को पहले पानी में डुबो के रखा जाएगा। बहुत देर तक कोई भी चीज पानी में रहेगा तो क्या होगा, इस पे एक सॉफ्टनेस आएगी। उसके बाद उसको पानी से बाहर निकालते हैं। ये जो लकड़ी के जो लॉग आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसे लॉग के ऊपर रख के ये जो वुडन पीस है, वुडन हैमर जिसको बोलते हैं, इससे उसको कंटिन्यूसली मारना कूटना होगा, जिनमें से क्या होगा, बहुत सारे रेशा बनता है, फाइबर्स निकलेगी। इन फाइबर्स को पहले अच्छे तरीके से सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद देखिए यहाँ पे एक हैंड मशीन मौजूद है। हैंड मशीन यूज करते हुए ये लोग नारियल के रस्से बनाते थे। हैंड मशीन का क्या फंक्शन होता था, इस पे एक हैंडल लगी हुई है, साथ साथ बहुत सारे हुक्स है। इस पे जब फाइबर को लगाने के बाद हैंडल को जब रोटेट करोगे तो ये क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिससे क्या होगा, फाइबर इंटरलॉक होता जाएगा और ऐसे नारियल के रस्से बनते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं नारियल के रस्से है। अब इसकी जो भी क्वांटिटी तय होगा, इसकी जो भी टास्क होगा, इनका जेलर, जमादार, इन सब के ऊपर डिपेंड होगा कि किस कैदी से कितनी मात्रा में काम करवाया जाए। ये जो फ्लॉगिंग फ्रेम देख पा रहे हैं ये ओरिजिनल है। ब्रिटिश रूल, इसको हिंदी में बोलता है टिकटिकी। ब्रिटिश रूल के हिसाब से जिस किसी भी कैदी को फ्लॉगिंग किया जाएगा, इनको सबसे पहले टोटली नेकेड करते हैं। नेकेड करने के बाद इनके दोनों हाथ और दोनों पाँव को लॉक किया जाएगा स्टैंड के साथ। एक बार हाथ और पाँव लॉक करने के बाद पीछे बटक्स की ओर एक कॉटन क्लॉथ रखा जाएगा, जिसको इधर एक बेल्ट या फिर एक रस्से के सहारा से बांध दिया जाएगा ताकि ये लोग मूवमेंट ना कर पाए। देन पनिशमेंट स्टार्ट। अब जो भी पनिशमेंट देता है, ब्रिटिश ऑफिसर हो, जमादार, टेंडल, पेटी ऑफिसर, जो भी बिलोंग करता है, मैक्सिमम कोड़े जो है इनके बटक्स की ओर एक ही जगह पे मारता है। अब कंटिन्यूसली एक जगह पे कोड़े पड़ने से क्या होगा, अगर स्किन फट जाए, चमड़े फट जाए, तो इनको डबल पेन होगा। नीचे लेट नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, चल फिर नहीं पाएगा, टॉयलेट नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते थे। तो ये जो है बाकी फ्रीडम फाइटर्स जो मौजूद था उनके लिए भी एक लेसन थी, और जो न्यू कमर्स था उनका स्पिरिट को तोड़ने के लिए भी ऐसे पनिशमेंट देते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ये जल्दी हील नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग बैठने की कोशिश करेगा, स्किन टच होता जाएगा, पेनफुल होता जाएगा। दुख की बात यह भी है कि बहुत सारे केसेस में जो है एक इंडियन ही इंडियंस को पनिशमेंट देते थे, क्योंकि उन दिनों ब्रिटिशर्स सबसे पहले जो है जेल के अंदर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लाना शुरू किया, फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लाया गया। देन छोटे मोटे हर चीज में जो है सिल्वर जेल का दरवाजे वो लोग खोल दिए, जैसे कि चोरी चकारी वाले, लुटेरे, क्रिमिनल, सभी को जो है डिमांड किया, इस जेल के अंदर भेजना शुरू किया, जिसके बदौलत उनको जो है कुछ हद तक फायदा भी मिला। जैसे कि जो क्रिमिनल लुटेरे थे, इनको जो है आजादी से कोई मतलब नहीं था, इनको क्या था कि अच्छा खाना, अच्छा पहनना। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इन लोगों को अच्छा खाना पहनना देकर इन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर बहुत सारे अत्याचार करते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस जेल के अंदर फिजिकली जो पनिशमेंट होता था, उसके साथ साथ मेंटली भी इनको टॉर्चर देते थे। क्या करते थे, इनको अकेलापन में रखा जाता था, यानी कि एक रूम के अंदर एक ही कैदी को सॉलिटरी कंफाइनमेंट में कई साल तक रखा जाता था। इसके बावजूद भी अगर ये लोग हिम्मत पाकर अगर कहीं आपस में बातचीत करता हुआ पकड़ा गया, या फिर किसी ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ किसी ने आर्गुमेंट कर ली, ऐसे केसेस में इनको जो है कुछ पीरियड के लिए पनिशमेंट पीरियड डिक्लेयर किया जाएगा और इस ड्रेस को पहनाते हैं। अब इस ड्रेस पहनने से क्या होगा, इनके ऊपर इचिंग, रिएक्शन, स्किन डिजीज, एलर्जी, रैशेस, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। तो पनिशमेंट ड्रेस के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख पाएगा नॉर्मल ड्रेस कैसे होते हैं। नॉर्मल ड्रेस जो है कुछ व्हाइट टाइप में इसी तरह ड्रेस होता था। नॉर्मल ड्रेस के साथ साथ यहाँ पे 3 फिटर्स मौजूद है। 3 फिटर में क्या है, पहला फिटर है चेन फिटर, उसके बाद है बार फिटर, लास्ट वन दैट इज क्रॉस बार फिटर। बेसिकली चेन फिटर क्या होता है, चेन फिटर में क्या है, कमर में एक चेन डाला जाएगा जिसको पाव के एंड तक एक चेन से ही बांधा जाएगा। तो ये चेन फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये लोग एटलीस्ट बैठ सकता है, खड़ा हो सकता है, चल फिर सकता है। मैक्सिमम केसेस में जो इनको जब जेल से बाहर काम वगैरह कराने लेके जाते थे, उस दौरान चेन फिटर को पहनाते थे। अब बार फिटर और क्रॉस बार फिटर में क्या डिफरेंस है आप लोग देख पाएगा। बार फिटर में जो है चेन की जगह पे बार्स है। अब ये जो बार है ये बेंड नहीं होगा, जिसके चलते ये लोग अपना घुटनों को बेंड नहीं कर पाएगा, और जब कोई घुटने बेंड नहीं कर पाएगा तो घंटों जो उनको ऐसे खड़ा रहना होता था। उसी तरह इनमें से सबसे टफ वाली है ये क्रॉस बार फिटर। क्रॉस बार फिटर में आप लोग देख पाएगा बार के साथ साथ पाव के बीच में एक एडिशनल बार दिया गया जो पाव को रेस्ट्रिक्ट करता है। इससे क्या होगा, पाव को नजदीक नहीं कर पाएगा, घंटों जो इनको ऐसे पाव फैला के ही रखना होगा, और अगर सपोज चलने फिरने की कोशिश भी करोगे तो पाव के दोनों साइड में चोट लग जाएगा।
ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये है नेक रिंग। बेसिकली नेक रिंग का यूज क्या था? नेक रिंग जैसे आज हम लोग आइडेंटिटी कार्ड यूज करते हैं, उस जमाना में इस नेक रिंग को यूज करते थे जिसपे उनका पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहता था। एक्सक्यूज मी सर जी, देखिए अभी हम जहां पे मौजूद है ये जो इस जेल का नंबर 7 विंग का निचला हिस्सा है। ओके, तो इस जेल पे जितनी भी रूम्स हुआ करता था सारे रूम जो है इक्वल साइज का था। 13.5 फीट बाई 7.5 फीट की थी ये सारे रूम। और इन सभी रूम्स पे एक सिमिलर चीज आप लोग देख पाएगा, वो है इसका लॉकिंग सिस्टम। जो अभी आप लोग ऊपर वीर सावरकर जी के रूम विजिट करने जाओगे तो आप लोग देख पाएगा हर एक रूम जिसका लॉकिंग सिस्टम बिल्कुल राइट हैंड साइड बाहर की ओर दिया। देख पा रहे आप लोग? ऊपर जाते वक्त मैं आपको इसको ऑपरेट करके दिखाऊंगा या फिर आप लोग खुद इसको ऑपरेट करके देख सकते हो। बिल्कुल राइट हैंड साइड बाहर की ओर दिया हुआ, ताकि अगर कोई कैदी अंदर मौजूद उनके हाथ में चाबी भी मिले तो क्या होगा, अंदर से हाथ ऐसा बाहर तक पहुंच नहीं पाएगा खोलने के लिए, यानी कि किसी और के मदद के बगैर इसको खोल नहीं पाएगा। उस हिसाब से सारे रूम्स के लॉकिंग सिस्टम को बिल्कुल बाहर बनाया गया। किसी भी रूम में कोई वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम कोई फैसिलिटी नहीं था। इनको रूम के अंदर एक छोटा सा वुडन बेड, एक ब्लैंकेट, खाना खाने के लिए एक बर्तन, पानी पीने के लिए छोटा सा एक बाउल और एक मिट्टी का घड़ा जो क्ले पॉट होता है ना, अर्थन पॉट, ये जो इनको रूम में प्रोवाइड होती थी। तो जनरली क्या होता था, जब मॉर्निंग हावर्स में इनको रूम से बाहर लाते थे, हर विंग के सामने में ओपन शेड था जिसपे 15, 20, 25 कैदी टॉयलेट बाथ ये सारे फैसिलिटी लेते थे। लेकिन जब शाम को एक बार अंदर लॉक हो गया, उसके बाद अगर इनको टॉयलेट वगैरह करनी थी तो उसी मिट्टी का घड़ा को यूज करना था इनको। पूरे मिट्टी के घड़े को यूज करते हुए पूरी रात अंदर रहेगी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसका क्लीननेस वगैरह होगा। ओके, अब देखिए सॉरी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 3 फ्लोर का था सेलुलर जेल। तीनों फ्लोर को एक सेंट्रल टावर के साथ जोड़ा हुआ, आप लोग देख पा रहे हैं वहां पे, वो है कनेक्टिविटी। सेंट्रल टावर के साथ जो जोड़ा गया कनेक्टिविटी, वो जो कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म है वो अभी परमानेंटली फिक्स हुआ, अदरवाइज पहले ये रिमूवेबल था, डिटैचेबल था। कभी जरूरत पड़े तो इसको हटाने के हिसाब से बनवाया गया। तो इससे क्या फायदा था, सोचिए अगर किसी रात के वक्त अगर एक विंग के अंदर कुछ असंतोष पैदा हुआ, इस विंग वाले क्रॉस करते हुए टावर पे और टावर से दूसरे विंग पे जा नहीं पाएगा। यानी कि मिनिमम गार्ड्स मैक्सिमम इनमेट्स, उस हिसाब से जो उन दिनों इस जेल को प्लान करते हुए बनवाया गया। अब आप लोग आगे चलते हुए देख पाएगा, हर एक फ्लोर में जब आप आगे की ओर बढ़ोगे तो सामने का जो फर्स्ट रूम है जिसका लॉकिंग सिस्टम डोर सब बाकियों से अलग बनाया हुआ है, तो वो बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए था। गार्ड सेल में गार्ड्स रहते थे और कोई भी अप एंड डाउन करेगा यहाँ से इजिली किसी को भी वॉच कीप कर पाएगा, उस हिसाब से बनवाया गया। तो अभी हम ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ से बहुत सारे आइलैंड्स दिखेगा, आइलैंड का भी कुछ ना कुछ हेरिटेज वैल्यू है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हम लोग सीधा सेकंड फ्लोर की ओर चलेंगे, सर बचाता हुआ चलना है, बीच में कहीं नहीं रुकना, सीधा चलेंगे सेकंड फ्लोर। ओके, चलेगा प्लीज। सारे विंग्स को जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया कनेक्टिविटी, ये जो कनेक्टिविटी जिससे अभी हम लोगों ने क्रॉस करते हुए ऊपर आया, ये अभी परमानेंटली फिक्स कर दिया गया, अदरवाइज ये रिमूवेबल था, डिटैचेबल था, कभी जरूरत पड़े तो उसको हटाने के हिसाब से बनवाया गया। अब देखिए टोटल ये जो 7 विंग्स था, इन 7 विंग में एक सिमिलरिटी था, वो था ऊपर का लास्ट रूम, यानी कि सेकंड फ्लोर लास्ट रूम जो है यहाँ पे डबल डोर सिस्टम था। डबल डोर मतलब एक जो मैंने आपको डोर अभी दिखाया नीचे, एक एडिशनल जो है बैल्कनी में होता है, जिसपे फेमस पॉलिटिकल प्रिजनर्स, पढ़ा लिखा फ्रीडम फाइटर्स या फिर ऐसे ही लोगों को लास्ट वाली रूम में रखते थे जिनसे ब्रिटिशर्स को खतरा हो। जैसे कि इस विंग के लास्ट रूम में विनायक दामोदर सावरकर जी को रखा गया, वीर सावरकर जी जिनके नाम से अंडमान का एयरपोर्ट बनाया गया। तो फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर काम करते हुए ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको अरेस्ट किया गया था लंदन में। लंदन में उस वक्त अपना लॉ कर रहा था। कहते हैं कि उस वक्त भारत में आजादी की मोमेंटम बहुत तेज थी, इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाते हुए इनको अरेस्ट किया लंदन में, और वहां से बाई शिप जब लाया जा रहा था तो फ्रांस के मार्शलस पोर्ट में जिस जहाज में इनको लाते थे, उस जहाज से इन्होंने जम के और स्वैम करता हुआ फ्रांस एस्केप कर गया, भाग गया था। उसके बाद फ्रेंच अथॉरिटी उनको अरेस्ट किया, ब्रिटिशर्स को हैंडओवर किया, इंडिया लाया गया, ट्रायल वगैरह हुई और पूरे 50 साल का सजा सुनाते हुए अंडमान की जेल में उनको लाया गया 1911 में, 1911 में। 1911 से लेके 1921 तक यहाँ पे रखा गया, पूरे 10 साल। आफ्टर कंप्लीटिंग 10 years ऑफ पनिशमेंट, जब यहाँ से पहला ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत हुई, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ से वापस भेजा गया। इनको भी यहाँ से भेजा गया महाराष्ट्र के रत्नागिरी जेल। अगले 3 साल तक रत्नागिरी जेल में रहने के बाद 1924 में ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको नजरबंद करते हुए रिहा किया, यानी कि कंडीशन दिया गया कोई फ्रीडम स्ट्रगल या पॉलिटिकल एक्टिविटीज में अनदर 5 years तक पार्टिसिपेट नहीं करना। ऐसे में जब एक बार रिलीज होने के बाद सावरकर जी 1966 तक जिंदा थे। इंडिपेंडेंस के बाद 66 में इनका निधन हुआ जब इनका एज था 83 years। तो यहाँ से लास्ट वाली रूम उनके नाम से डेडिकेटेड है, जिस रूम में एक छोटा सा लकड़ी का बेड, कंबल और एक फोटोग्राफ भी है। हम पहले चलेंगे ऊपर।
जहाँ पे मैं आपको कुछ आइलैंड्स के बारे में ब्रीफिंग करूंगा, काला पानी के बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपको जब फोटोग्राफी का टाइम दूंगा, आप लोग फोटोग्राफीज करते हुए नीचे उतरोगे तो लास्ट रूम विजिट करेंगे। अब ऊपर जाने से पहले देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के नेम लिस्ट मौजूद है। अगर इसमें आप लोग नोटिस करोगे तो बंगाल, पंजाब, असम, मणिपुर, महाराष्ट्र, हर प्रांत के लोगों को यहाँ पे लाया गया था। इनमें से भी और भी बहुत सारे फेमस फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे कि उल्लासकर दत्ता, इंदुभूषण रॉय, मोहित मोइत्रा, पंडित राम राखा, महावीर सिंह, बरिंदर घोष, गणेश दामोदर सावरकर, तो ऐसे कई हजारों फ्रीडम फाइटर्स उन दिनों अंडमान के अंदर लाया गया था, जिनको आज हम लोग बोलते हैं द अनसंग हीरोज। इनके बारे में कोई नहीं जानता, और बहुत अफसोस के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ, इनका नाम जो है कहीं ना कहीं बुक्स के नीचे दब के रह चुका है। किसी को पता ही नहीं है कि कई हजारों लोग उन दिनों यहाँ पे लाया गया था। आप लोग सोचिए 1857 जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी, तुरंत एक साल बाद जो है लोगों को अंडमान भेजना शुरू किया। यानी कि उस दौरान जब जो लोगों को यहाँ पे लाते थे उनको रहने की कोई सुविधा नहीं थी, लोग मलेरिया से पीड़ित थे, ट्राइबल्स इनको मार देते थे, पीने के पानी नहीं थे इनके पास। तो ऐसे में भी उनको पता था कि अंडमान जाने के बाद इनका मौत कंफर्म है, फिर भी वो लोग भारत की आजादी के लिए यहाँ पे आए और हम लोग उनको भूल गए। हम लोगों ने अभी एक नया इनिशिएट लिया, जब भी मैं ऊपर आता हूँ, जब भी किसी को भी लेकर, बहुत रेयरली ऊपर आता हूँ, जब भी किसी को भी लेकर आता हूँ तो इन अनसंग हीरोज के बारे में सबके बारे में तो बताता ही है, लेकिन इन अनसंग हीरोज के बारे में मैं जरूर बताता हूँ, क्योंकि लोग आमतौर पर क्या जानते हैं, जो बहुत हम लोग मैक्सिमम हम लोग 15-20 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़े हैं, उससे ज्यादा हम लोग नहीं जानता। लेकिन ये लोग कौन थे, कई हजारों। हम जब देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जब जेल आकर विजिट करके जब जाते हो ना, तो उनको हम लोग पूछते हैं कि बेटा आप ताजमहल जानते हो, तो इनको ताजमहल तो जरूर पता रहता है, लेकिन जेल विजिट करने के बावजूद भी इनको ये नहीं पता कि सेलुलर जेल क्या है और क्यों है, किस लिए बनाया गया। इस चीज को हम लोग बदलने की कोशिश करते हैं, बहुत जल्दी ये बदल भी जाएगा। क्लास 9th में उनका फर्स्ट लेसन फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इस चीज को हम लोग बदलने की कोशिश करते हैं। हम लोग होपफुली सक्सेस उसी दिन होगा जिस दिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के जगह पे सेलुलर जेल पढ़ाया जाएगा, तभी हम लोग को इस चीज का खुशी होगा, है ना। तभी हम चलेंगे ऊपर की ओर, जहाँ पे मैं आपको कुछ आइलैंड्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आप लोग नीचे उतरोगे, देखिए यहाँ से लास्ट वाली रूम है जहाँ पे आप लोग विजिट करेंगे। यहाँ पे इस टावर के अंदर एक बहुत बड़ा बेल हुआ करता था, जो इस जेल के अलार्म की तरह भी यूज होते थे। ओके, तो टोटल अभी जो मौजूदा 3 विंग्स आप लोग जो देख पा रहे हैं, नंबर 1, 7 और ये है नंबर 6, तो ये 3 विंग्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। बाकी के 4 विंग्स जैसा मैंने आपको मॉडल में एक्सप्लेन किया था, उस तरफ में है, उस तरफ में था जहाँ पे हॉस्पिटल कंस्ट्रक्टेड है। इस हॉस्पिटल का नाम है जीबी पंत हॉस्पिटल, और यहाँ पे सारे ट्रीटमेंट, डॉक्टर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अब आप लोग मेरे हाथ की ओर से सीधे आगे आइलैंड्स पे ध्यान देंगे। देखिए सामने एक आइलैंड आप देख पा रहे हैं, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, यानी कि रॉस आइलैंड। बिफोर इंडिपेंडेंट अंडमान का कैपिटल यही आइलैंड हुआ करता था और उसको रॉस आइलैंड के ही नाम से जाना जाता था। 2018 में जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पे विजिट किए थे, उन्होंने इस जगह का नाम बदलते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया और डेडिकेट किया गया। और आप लोग जब कार्बिन्स को वगैरह जाते हुए तो एक फ्लैग पॉइंट देख पा रहे हैं, वहां पे एक फ्लैग पॉइंट भी बनाया गया। फ्लैग पॉइंट बनाने का रीजन ये है कि 29 दिसंबर 1943 में आजाद हिंद फौज की तरफ से सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पे आए थे, और 30 दिसंबर 1943 में अंडमान के अंदर पहला फ्लैग होस्टिंग हुआ था, जो ट्रिकलर फ्लैग था। उन्हीं को डेडिकेट करते हुए अभी नेशनल हॉलिडे भी डिक्लेयर्ड है 30 दिसंबर को, और ये जगह का नाम, ये रॉस आइलैंड के नाम उसी दिन बदलते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया। और साथ ही साथ ये जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट आप लोग नील और हैवलॉक के नाम से जो जानते हैं, उसका भी नाम बदलते हुए स्वराज और शहीद भी रखा गया। ये सारी चीज जो है 2018 में हुआ। अब देखिए सीधे सामने की और उस तरफ आप देख पा रहे हैं, वो है नॉर्थ बे। नॉर्थ बे जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए ले जाते हैं, यानी कि भारत के, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा पुराने 20 रुपए के नोट, 20 रुपीज के नोट, उस नोट के पीछे एक लाइट हाउस देखा होगा आप लोगों ने, छोटा सा रेड एंड व्हाइट स्ट्रिप में, वही लाइट हाउस यहाँ से देख पा रहे हैं आप लोग नॉर्थ बे में। अब आप लोग मेरे हाथ की ओर से इस तरफ ध्यान देंगे, देखिए वो जो देख पा रहे हैं आप लोग, वो है माउंट मणिपुर। माउंट मणिपुर जिसका नाम पहले माउंट हैरियट हुआ करता था। अभी कुछ महीने पहले जो है यहाँ पे होम मिनिस्टर का विजिट हुआ, उन्होंने इस जगह का नाम को बदलते हुए माउंट हैरियट से माउंट मणिपुर रखा गया। उसके पीछे एक कारण है, आप लोग सुना होगा 1891 में जो है एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था, उसमें जो है बहुत सारे मणिपुरियों को सजा दी गई, साथ साथ उनके जो लास्ट राजा जो बचा हुआ था उनको काला पानी की सजा हुई थी, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन सेलुलर जेल था, तो उनको वहीं पे सजा दिया गया। तो मणिपुर सरकार की तरफ से ये अप्रोच था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से
कि इस जगह को नाम को बदलते हुए, उनका राजा को जहाँ पे पनिशमेंट दिया गया उस जगह के नाम को बदलते हुए माउंट मणिपुर रखा जाएगा, ताकि फ्यूचर जनरेशन की चीज पता चलेगा। उसी तरह सीधे सामने आप लोग उस तरफ देख पाएंगे, टावर वगैरह जो एरिया देख पा रहा है, उस एरिया का नाम है होप टाउन। ब्रिटिश हिस्ट्री में होप टाउन का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंस पे लिया गया, क्योंकि इंडिया का जो वाइस रॉय था लॉर्ड मायो का असैसिनेशन वहीं पे हुआ था। 8 फरवरी 1872 में शेरली द्वारा उनका असैसिनेशन किया। उसके बाद ब्रिटिशर्स शेरली को अरेस्ट करते हुए वाइपर जेल के अंदर फांसी चढ़ाया गया। और उसी के ठीक सामने है चाटम सॉमिल, जो यहाँ से विजिबल नहीं है। बेसिकली सॉमिल जो है आपके ट्रिप में भी आता है, आप लोग देखा होगा सॉमिल, देखा आप लोगों ने। ओके, अब मैं आपको 2 मिनट और लूंगा। देखिए इस जेल का, उधर मत जाइए मैडम, इस जेल का नाम सेलुलर जेल क्यों रखा गया? लॉर्ड्स ऑफ सेल्स के वजह से। एक रूम को यहाँ पे एक सेल बोलते हैं। जेल के अंदर पूरे 693 सेल्स थी, मल्टीपल सेल्स की वजह से इस जेल का नाम सेलुलर जेल रखा गया। और अंडमान को काला पानी की सजा किस लिए बोलता है? एक्चुअल जो वर्ड है वो है काल पानी का सजा। काल एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है टाइम, समय, डेथ। यानी कि वंस अगर यहाँ पे किसी को भी लाया गया तो यहाँ से उनका बच के जाना नामुमकिन था, उनका मौत यहाँ पे निश्चित था। इसलिए इसको काल पानी की सजा बोलते थे, लेकिन टाइम चलते चलते लोगों ने इसको काला पानी बनाया। तो देखिएगा जेल का मेरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अगर आप में से किसी को कुछ भी डाउट बनता है तो मुझसे नीचे आके पूछ सकते हो। अभी मैं ऐसे चला जाऊंगा, 2 मिनट गला को रेस्ट दूंगा। तो जाने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी यहाँ से वापस अपने अपने एरिया जाओगे तो उस वक्त जो आपके रिलेटिव्स में जो भी बच्चे जो भी है, व्हाट्सएप और फेसबुक का चैंपियन लोग हैं, उनको जरूर बताइए कि भारत कितने तकलीफ से आजाद हुआ। मैं जब भी किसी के साथ भी आता हूँ ये बात जरूर बताता हूँ, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया था वो लोग कितना स्ट्रगल किए थे। उनको उन बच्चों को जरूर बताइए ताकि उनको ये एहसास रहे। और दूसरी चीज, अंडमान से जाने से पहले अंडमान को साफ सुथरा रखिए और पूरे भारत को भी साफ सुथरा रखिए। ओके, थैंक यू। और ऐसे कोई डिफेंस में या पुलिस वगैरह किसी में है? सर लोग के लिए एक बार ताली बजा दीजिए प्लीज सभी लोग। अभी उन सभी फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो यहाँ पे अपने आप को ये किया, उनके लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए। यहाँ से फोटोग्राफीज वगैरह करोगे, फोटोग्राफीज करते हुए एक चीज का खास ध्यान रखना, बिल्कुल बाहर पे नहीं जाना है, सीधे यहाँ पे सेफली। भारत माता की जय, भारत माता की। तो नमस्कार दोस्तों, मैंने कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने के लिए कि इस जेल के अंदर उन दिनों फ्रीडम फाइटर्स को कैसे कैसे यातनाएं दी गई थी, उनको कैसे कैसे तकलीफें दी गई थी उन दिनों। अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसको दूसरों के लिए भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन सभी लोगों को पता चले कि उन दिनों इन फ्रीडम फाइटर्स इस जेल के अंदर कितने यातनाएं सही थी, कितनी तकलीफ उठाए थे। एक नया वीडियो के साथ फिर मैं मिलूंगा आपको, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।